नमस्कार। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के शिक्षार्थियों और हेलो हल्द्वानी के लिसनर्स को हमारा नमस्कार। 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी बदलते शहर की धड़कन रेडियो पे आपका स्वागत है। आज मैं कुशा सिंह और मेरे साथ हैं डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आज हम बात करने वाले हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, पर सबसे अहम उद्देश्य है कि तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना। जैसा कि हम जानते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 31 मई को हम ये दिन मनाते हैं, और इस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाने का जो WHO का कारण है वो ये रहा है कि जनता में जागरूकता फैलाना और जनता में तंबाकू की कंपनियों का जो बिजनेस है उसको तरीके को समझाना। तो WHO का फोकस ये रहता है कि कैसे जो तंबाकू कंपनियां हैं और जो कैसे ये जो इंडस्ट्री जो चल रही है, जो उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, वो कैसे हमारी जनता को एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, उसके स्टाइल के जरिए कैसे लुभाता है, कैसे यूथ को, हमारे युवकों को भ्रष्ट कर देता है। तो उसके बारे में WHO का फोकस इसी पे रहता है कि हम इस पे काम करें। WHO ने इस साल 2024 को जो थीम रखी है, जो विषय है, वो है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो इस साल का हमारा थीम है, और ये जो फोकस करता है, इसका मेन विषय है जो हमारा, ये फोकस करता है यूथ को बचाने के लिए। जो ये विषैला उद्योग है ये युवाओं पर केंद्रित है देखा जाए तो, क्योंकि वो चाहते हैं कि लत लगे, छोटी उम्र से लत लगे, बढ़ते 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 जो यूथ है वो जब अपने 40s और 50s में आए, तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब वो एक बैच, एक लॉट उनके कंपनी के कस्टमर्स का खत्म होता है तो दूसरा तैयार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस यूथ पे होता है। यह विषैला उद्योग युवाओं पे केंद्रित है, और इसके उपयोग को जिस तरीके से मार्केट में दिखाया जाता है उससे बच्चों को लुभाने की कोशिश करी जाती है, और तंबाकू का जो आकर्षण है वो बच्चों में ज्यादा एक क्यूरोसिटी पैदा करता है। वेराज अगर देखा जाए तो हम तो तंबाकू से होने वाली कितनी बीमारियां हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, तंबाकू कितने तरीके के रूप में हम उसको कंज्यूम करते हैं, गुटखा के रूप में, चिल्लम के रूप में, खैनी है ना, और बीड़ी। सबसे ज्यादा तो स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। और है नॉन स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको, जो कि हमने बात करी, गुटखा, खैनी, सुपारी। तो ये दोनों प्रकार के जो तंबाकू का जो हमारा सेवन हो रहा है, या तो हम स्मोकिंग के, धूम्रपान के जरिए, या खाने के, चूइंग टोबैको जिसको बोलते हैं, दोनों जरिए से हम अपने अंदर कई प्रकार की बीमारियों को वेलकम करते हैं, न्योता देते हैं, है ना, उनका स्वागत होता है। फेफड़ों का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गए, सांस की अन्य बीमारियां हो गई, लिवर खराब हो जाता है, लिवर, हाँ जी, लिवर की दिक्कत है, गैस्ट्रो के इश्यूज हैं। तो बहुत तरह की बीमारियों का हम न्योता देते हैं, हमें ये मालूम होते हुए भी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सिगरेट की ओर या तंबाकू की ओर हैं, पर फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसकी लत एक ऐसी चीज है जो छोड़ नहीं पाते हम उसको, है ना। तो मैम, मैं चाहूंगी कि आप हमें और बताएं इसके के कॉजेस के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय, समाज कार्य विभाग। मैं जो मैम ने अभी शुरू किया, ठीक है, उसी पे बात कर रही हूँ। वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, जो 31 मई को मनाया जाता है। इसके कॉजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हैं। लाइन से क्रमशः एक एक पर डिस्कशन करते जा रहे हैं। व्यक्तिगत कारण का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा या कोई टीनेजर जो बच्चे हैं वो किसी बुरी संगत में पड़ जाए, है ना, बुरी संगत में जब पढ़ते हैं तो इसी तरह की, जैसे कोई चीज, जैसे मैम ने बताया, तो किसी गलत चीज का लत लग जाना, आदत लग जाना। और उसपे क्या होता है कि पहले तो उसको मनोरंजन के रूप में शुरू करते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ आप ऐसे पीयर ग्रुप के साथ हैं जो आपको चैलेंज करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं,
तो पहले कहीं ना कहीं वो एक मनोरंजन के रूप में स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे आप उसके आदी बन जाते हैं। है सेकंड होता है जो कि पारिवारिक कारण की जब कभी कभी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है, जब कोई आपका अपना बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर किया, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब है, तो ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि हम इसको नशा सेवन करते हैं और हम कुछ समय के लिए मतलब बहुत अच्छे जोन में चले जाते हैं, मतलब एक अच्छा वो इस तरह का कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य कोई कुछ हो रहा है परिवार में, या कुछ टॉक्सिक पर्सन है आपके फैमिली में ही है, आपके ससुराल में ही है, ठीक है, सपोज कोई पत्नी है तो उसका पति बहुत टॉक्सिक है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, कभी कभी आप देखिए महिलाएं भी इससे लती हो जाती हैं, या कुछ स्टेप मदर है या स्टेप फादर है, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज टाइप की स्थिति हो जा रही है ना, मतलब जो बच्चा है, तो उस स्थिति में बच्चे का भटकना बहुत वाजिब है। और अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब कि इकोनॉमिकली क्या है, असंतुष्टि है ना, अनसेटिस्फैक्शन, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक असुरक्षा का रास्ता लेता है। अब एक चीज ये भी समझिएगा कि ये जो सारी जितनी भी चीजें होती हैं जैसे गुटखा उटका, तो ये सब बहुत इजी परचेबल है, ठीक है, आप 20 रुपए में खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत इजी वे में लोग इसको खरीद कर क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। जैसे आप कभी पढ़े भी होंगे, जैसे धूम्रपान होता है तो कुछ ऐसे भी जहरीले धूम्रपान पी के क्या हुआ कि मजदूर श्रमिक मर गए, तो कहीं ना कहीं वो इतना सस्ता है कि वो लोकल वे में भी बनाने लगते हैं, है ना, जो कि जहरीली शराब बन जाती है, या इस तरह की चीजें हैं। अगला है सामाजिक एवं धार्मिक। सामाजिक धार्मिक के अंतर्गत ये है कि जब मानो वैवाहिक विफलता, ठीक, अगर वैवाहिक रूप से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ना, या महिला संतुष्ट नहीं है, या पुरुष संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी बुरे लत में लगना बहुत वाजिब होता है जब आदमी बहुत ड्रिंक करने लगता है, तो ये भी एक कारण हो गया। मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक कारण में मैंने कई ऐसे साक्षात्कार में सुना है, देखा है, पढ़ा है, जिसमें कि क्लाइंट है वो खुद बोलता है कि हमको गम भूलने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ता है, तो एक ये कारण हो गया। तो ये तमाम ऐसे कारण है जिससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एक उसी जोन में इंटर कर रहे हैं, या तो आप मनोरंजन के बिहाफ में, या तो किसी चैलेंज के बिहाफ में, या किसी भी प्रकार के जीवन के असफलता विफलता के बिहाफ में। और एक बार जब आप इसमें अंदर एंट्री कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो एक लत के रूप में आपके पर्सनालिटी में आ जाता है। मतलब कुछ भी कई तरह के वो कारण हो सकते हैं हमारी वल्नरेबिलिटीज के लिए। हाँ हाँ हम जैसे हमने बड़ा अच्छा बताया कि कई तरह के कारण हैं, हम एक कारण पे हम फोकस नहीं कर सकते। इंसान के जीवन में कई सारी लाइफ में ऐसी फेलियर्स आते हैं, है ना, या सक्सेस आ जाता है। टू मच ऑफ फेलियर, टू मच ऑफ सक्सेस, बोथ सिचुएशंस हम हाँ, ये तो कभी मान कभी सकते चेयर अप हैं। करने के लिए भी बहुत लोग जैसे जी होता है, और जी। आजकल एक ये भी एक तरीका हो गया कि हाई सोसाइटी में कि अगर आप इसी को नहीं कर रहे हैं, सपोज ड्रंक नहीं कर रहे हैं, तो स्टेटस, आपको हाँ, हाँ सिंबल। स्टेटस सिंबल बन गया है, तो आपको राइट। बैकवर्ड घोषित किया जाएगा। इस तरह की एक कलुषित मानसिकता भी कहीं ना कहीं जी। डेवलप है, उसके ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आज के जो यंगस्टर है वो बहुत तेजी से इन सब चीजों के प्रति क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और अपने आप को इस लाइफ स्टाइल को जी कर, और वो बहुत अपने आप को सुपीरियर भी शो कर रहे हैं कि जी मतलब हम ये सब कुछ जानते हैं, हाँ, मैंने इतने टाइप ऑफ ये पिया है, या इस चीज इतने का टाइप सेवन का किया सेवन है। किया है। जी हाँ, जी जी। तो इस पर एक मूवी भी आई थी मैम, संजू नाम की, संजय दत्त, रणबीर कपूर ने उसको प्ले किया था। आप उसमें देखिए, जब उसको एक फॉर्म दिया जाता है कि तुमने क्या क्या लिया है, तो सब पे वो टिक लगाता है। और वो भी राइट। कहीं ना कहीं आप एक चीज ये भी समझिए कि ऐसा नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति, या आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पढ़ा लिखा समाज सबसे ज्यादा इसका लती हो रहा जी है ना, सब कुछ जानने के बाद कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट मुख का कैंसर है, गर्दन में पूरा उसका इन्फेक्शन हो जाता है, एक तरह से वो बहुत बड़ा कई तरह की फेफड़े बीमारियां हैं की इससे। कैंसर, सब कुछ जानते हुए और एक पढ़ा लिखा समाज जब ये करता है तो ये बहुत अपने आप में सोचनीय विषय है। जी जी मैम, अब नेक्स्ट आप प्रभाव जरा की बात प्रभाव करते के हैं। बारे में बताइए। हाँ 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 जी मैम, जब प्रभाव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कि नियम का अवहेलना, ठीक, जैसे नियम का अवहेलना, जैसे मानो कोई ऐसी चीज है जिसमें कि आदमी जब बहुत टॉर्चर की स्थिति में है तो कहीं ना कहीं वो विस्फोट की स्थिति में आता है मैम। जी जब विस्फोट की स्थिति में आता है तो वहां पे क्या होता है कि अब उसको सही गलत का ज्ञान भान नहीं होता है, और वो नियम का अवहेलना के लिए कि हम नहीं मानेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक, और क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना कि एक समय के बाद नदी में भी उफान आ जाती है, तो वो अवहेलना के रूप में क्या हुआ कि वो बच्चा मिसगाइड हुआ। जैसे मैंने बच्चे की बात करी थी कि बच्चा कैसे मिसगाइड होता है, तो हो सकता है कि एक होता है ना कि एंटी सोशल बिहेवियर कैसे जागृत हो रहा है, तो एंटी सोशल बिहेवियर जागृत होने के पीछे भी रीजन है, उस रीजन पे भी काम करना पड़ेगा। फिर आपराधिक प्रवृत्ति है ना, पारिवारिक विघटन हुआ या व्यक्तिगत विघटन हुआ है ना, कि अगली पीढ़ी के लिए ये कहीं ना कहीं विनाशक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसे कारण है जिससे कि समझ, अच्छा, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे कि बहुत
सारी चीजें ऐसे हैं कि जिसपे बहुत रोक लगा है, लेकिन उसके बाद भी ओवर कंजम्पशन हो रहा है। वो चीज इजिली प्रोवाइड भी की जा रही है। अगर इसे बीच में क्या हुआ था कि बिहार में शराब बेचने पे रोक लग गया था, हाँ जी। फिर भी उसको चोरी चुपे बहुत पता चला कि सबसे ज्यादा बिका, ब्लैक में, है ना, ब्लैक ब्लैक में में बिकने बिका। लग जाती तो ये भी चीजें। एक करप्शन का फॉर्म हुआ। राइट। तो कैसे इस चीज को रोका जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, है ना। और एक चीज ये भी है कि जैसे जो बाल श्रम है, श्रमिक होते हैं, जैसे बीड़ी बनाने में उनको बच्चों को लगा दिया जी जाता जी है। जी। तो ये सारे हमारा एक जैसे वो भी है कि कारखाना अधिनियम आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हाँ उसमें जी। भी है कि बच्चों को छोटे बच्चों को इन सब चीज ज्वलंत जगहों से काम पे न लगाया जाए। तो ये सारा भी कहीं ना कहीं, अब जैसे जो बच्चा 24 घंटा बीड़ी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक बार तो जरूर उसको ट्राई करेगा। तो वो टीनेजर आता है तो अभ्यास हो जाएगा, और जब यूथ होगा तब तक तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस पे भी सोचना चाहिए। जी ओवर टू मैम, यू। थैंक यू मैम, आपने बड़े अच्छे से समझाया हमें कारक और प्रभाव के बारे में। अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे सोशल वर्क का फंक्शन हम करते हैं। जैसे कि हम सोशल वर्क डिपार्टमेंट से हैं और हमारे स्टूडेंट्स अगर ये सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मेडिकल सोशल वर्क में कितना ज़रूरी होता है ये इस पे काम करना। और इस एक प्रचारक के रूप में हम इस पे काम कर सकते हैं। मैम थोड़ा इस पे और बताइए हमें। इसमें जैसे दो चीजें, एक तो आप अगर केस वर्क के हिसाब से एज ए केस वर्कर आप डील कर रहे हैं, तो अगले व्यक्ति का आप एज ए काउंसलर के रूप में आप काम करेंगे, है ना। अगर आप कम्युनिटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो एक मतलब होता है ना कम्युनिटी थेरेप्यूटिक, मतलब कि कहीं ना कहीं समुदाय के लिए उपचारक के रूप में आप काम करेंगे, है ना। आप अवेयर करेंगे, है ना, उनको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि जैसे मैंने अवेयरनेस की बात करी, तो अवेयरनेस हम कहीं ना कहीं उन वर्ग में फैलाते हैं जिनको उस चीज के पता ना हो, ठीक। अब ऐसा समाज जो कि सब कुछ जान रहा है, अब उसको किस तरह से अवेयर किया जाए, है ना। ना समझ को समझाना आसान है, समझदार को कैसे समझाए। सही बात। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक चीज और बताती हूँ मैं कि अभी रोल ऑफ सोशल वर्कर पे आने से पहले एक चीज ये भी है, क्योंकि जैसे गुटखा खाकर बहुत लोग, आप जाइए किसी भी ऑफिस में किसी भी संस्था में जाइए, तो सिंक में थूक, उसको क्या करते थूक के आ गए। वो जो रंग होता है, वो जो दाग होता है, वो देखने में भी कितना भद्दा लगता है। अच्छा, अब एक आदमी तो जो खा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उसको देख रहा है, वो सिंक अगर साफ नहीं हुआ तो सोचिए वो एक तरह से इन्फेक्शन का ही सोर्स है ना। तो और सफाई कर्मी जो गटर में उतर के ये सारी चीजें साफ कर रहे हैं, है ना, तो उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी समझना चाहिए। तो आप सोचिए कि एक प्रॉब्लम से कैसे कितना सारा इसका डायमेंशन है, कि कितना सारा चीज उससे निकल रहा है ना। क्योंकि और जैसे भारत सरकार में है भी कि मतलब स्वच्छता अभियान चला जा रहा है। तो ये किस तरह का अभियान चल रहा है, जिसमें कि जो शिक्षित व्यक्ति है ना, संस्था में जो भी काम कर रहे हैं वो शिक्षित है। तो कैसे शिक्षित है कि वो संस्था को एक तरह से गंदगी फैला रहे हैं, और मतलब स्वच्छता अभियान फिर कैसे उसका जो सिंबल है कि आपको आपको इसको पूर्ण करना है, तो ये फिर कैसे पूर्ण होगा, ये एक सोचनीय विषय है। कहीं कहीं आप जाइए स्कूलों पे, जहाँ पे विद्या का मंदिर है, बच्चे वहां सीख रहे हैं, उसके प्रांगण पे दीवारों पे भी क्या होता है कि इस तरह के थूक आपको देखने को दिखेगा, दीवार भी गंदे दिखते हैं। तो ये सारी चीज आप किसी थिएटर में जाके देखिए, थिएटर के भी जो आप नीचे सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो पूरा सीढ़ी के जो दीवार है बगल में, दोनों दीवार पे लगातार वो सिर्फ थूक है। तो ये कितना, एक तो देखने में भी गंदा है ना, स्वच्छता का एस्पेक्ट छोड़िए, प्लस वो संक्रामक रोग की तरह वो कितना मतलब उससे इन्फेक्शन होगा, ये भी बहुत सोचनीय विषय है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सोशल वर्कर की। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो मीडिएटिंग करेगा, एज एक सामाजिक उपचारक के रूप में कार्य करेगा, है ना। और कहीं ना कहीं उसका मेन जो रोल है, जैसे कि एक तरह से लॉबिंग करने का, जन समर्थन उठाने का, कि भाई ये चीज गलत है और इसका ये निस्तारण होना चाहिए। और इसमें इंटरवेंशन पे, जैसे पहले भी सोशल वर्क का इंटरवेंशन दो ही मेथड है मेन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस चीज का सबसे ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, तो उसके व्यवहार का हम क्या करते हैं, आशोधन करते हैं। उसको हम कहीं ना कहीं परामर्श के द्वारा, कुछ सेशंस के द्वारा उसको, बल्कि किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कि रिजल्ट दिख रहा है कि किसी का क्या फेफड़ा कैंसर हो गया, किसी का मुंह काटा जा रहा है, तो कम से कम वो कुछ परिणाम दिखाकर भी उसको क्या किया जा सकता है, सचेत किया जा सकता है। तो ये तो एक तरह से व्यक्तिगत रूप से जैसे जो परामर्श है या काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग हो गई। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की, तो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि हम समुदाय के लोग, समाज के लोग को किस तरह से, और वो वहां पे एक बड़े एस्पेक्ट पे हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि
जो अनपढ़ है उनको तो मान लीजिए कि हम कुछ चित्र के द्वारा ऐसे हम समझा दें कि हाँ ये गलत है, लेकिन जो पढ़े लिखे समाज है उनको हमको कैसे हस्तक्षेप करना है, उनको हमको कैसे इस चीज से बाहर निकलना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज समाज कार्यकर्ता के लिए होगा। तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उनको इससे जोड़ना होगा। जैसे जब उनको इस मुहिम से जोड़ा जाएगा तो वो खुद इस चीज को क्या करेंगे, इसके सेवन को छोड़ेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत दुख की बात है, हमारे भारत में आज के दिन पे भी 13.5 लाख हमारे भारतीय लोग मरते हैं ऑन अ ईयरली बेसिस। मैम ईयरली बेसिस है ये टोबैको कंजम्पशन से। तो जैसे आपका पॉइंट है कि जोड़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये दिखाना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, और हमें जैसा लगता है कि स्टाइल में पी रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, है ना। तो वो हमें ये जो जो डेटा है, ये हमें मुझे लगता है ये जितना हम बता सकें अपने लिसनर्स को, तो उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे एक बात, जैसे मैम ने अभी बात करी एज अ फैसिलिटेटर, तो एक बड़ा अच्छा अभियान चल रहा है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ये एक एक्ट बन रहा है जिसमें कई तरह के 5 इनके मेन पॉइंट्स हैं। तो एक एनजीओ है टोबैको फ्री भारत। तो टोबैको फ्री भारत जो है वो काम कर रही है कि कैसे टोबैको के प्रोडक्ट्स का जो सेवन है उसको हम कैसे लीगलाइज करें, कैसे रोक सकें, कितने अडल्ट हैं जो इसको यूज कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं। तो इसमें इनका काफी अच्छा रिसर्च है। तो इस पे मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी मैम ने बोला रोल ऑफ सोशल वर्कर में, तो जैसे इनका पहला है कि जो फाइन है, जैसे जो लोग लॉ को अबाइड नहीं करते, जो लॉ को फॉलो नहीं करते, उनके लिए जो फाइन है उसको बढ़ाने का उनका फाइन है कि क्योंकि जो लोग फॉलो नहीं करते, कितने सारे लोग हैं ऐसे जो जहाँ लिखा भी होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, फिर भी उसी बोर्ड के नीचे सिगरेट पी लेते हैं, है ना, बीड़ी पी लेते हैं, दंड की अवधारणा। तो इसलिए हायर फाइन का एक इनका प्रावधान है कि कैसे इनकरेज करें हम यूथ को कि जैसे आपने जैसे बताया कि मैम ने जैसे बताया कि एज ए फैसिलिटेटर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सरकार में ये बात अपनी बात आगे रखें कि जो एंटी टोबैको लॉ है उसको प्रायोरिटी दें, और जो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाए कि कहाँ पे, जैसे अगर कहीं लिखा है कि यहाँ नो स्मोकिंग जोन है, तो वहां पे उसका अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका हम फाइन इंक्रीज किया जाए। उसके बाद है बैन करना चाहिए सिंगल सिगरेट के स्टिक्स को। सिंगल सिगरेट या सिंगल बीड़ी की जो स्टिक्स होती है, जैसे 10 रुपए की, 12 रुपए की, बहुत ही कम रेट पे मिल जाती है। जैसे अभी आपने बताया कि क्योंकि बहुत इकोनॉमिकली अवेलेबल है, लोग आसानी से ले लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, 14 साल के बच्चे ले लेते हैं। तो इसका जो सेल है उसको रोकना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इसको बोलते हैं हम कैजुअल स्मोकिंग। जी, तो कैजुअल स्मोकिंग यानी कि जैसे स्टूडेंट्स लोग कभी एग्जाम के बाद ये सपोज सेलिब्रेट करना है, जैसे हमने दोनों बात करी, या तो फेल में या सक्सेस में, तो सिंगल सिगरेट की जो सेल चल रही है मार्केट में उसको रोकना है, उसका बैन के लिए ये है। उसके बाद है जो डेजिग्नेटेड एरियाज है ना स्मोकिंग के लिए, जैसे हम कई जगह देखते हैं एयरपोर्ट पे एक डेजिग्नेटेड एरिया है, रेस्टोरेंट्स में डेजिग्नेटेड एरिया है, उसका इन्होंने बोला है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप रिस्क में डालते हो नॉन स्मोकर्स को। चलो स्मोकर्स को तो है ही है, पर नॉन स्मोकर्स को भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग के लिए पार्शियल, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, उसके खतरे में डाल देते हैं। तो अगर हम डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज के एडवोकेसी करें कि इसका हो ही ना, हम स्मोक फ्री भारत बनाएं, तो उसका भी इनका एक प्रावधान है। फिर है इंक्रीज द लीगल एज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। जैसे अभी हम जानते हैं 18 साल की उम्र होती है टीनेजर्स में, 18 के बदले क्या होता है, बच्चे कभी कभार 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे सिगरेट्स खरीदने चले जाते हैं, टोबैको का कंजम्पशन करने लग जाते हैं। तो वो उम्र बढ़ा के 21 कर देनी चाहिए, जिससे डिस्करेज हो बच्चे ना इसको लेने के लिए। उनको अगर लॉ ही अलाउ नहीं करेगा तो क्या 18 क्या 16। जी, मैं एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी उषा जी। हाँ जी। जैसे एक इम्पैक्ट की जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरे दिमाग में अभी ये बात आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रही हूँ शेयर करना भी। जैसे हमारे भारतीय परिवेश में कहीं कहीं गाँवों में ऐसा भी होता है कि कोई लड़का बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, तो एक धारणा है कि इसकी शादी करा दो, ये सुधर जाएगा, राइट, ठीक। और इस धारणा की वजह से वो लड़का तो सुधरता नहीं है, जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की की पूरी जिंदगी खराब बर्बाद होती है। एक ये, और उसके फिर बच्चे हुए तो वो कभी जो
बचपन से लेके जवानी तक जिम्मेदारी नहीं उठाया, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन कि वो शादी करने के बाद वो बच्चों के प्रति संजीदा हो जाएगा, अपनी पत्नी के प्रति संजीदा हो जाएगा। ठीक है, अभी वो शराबी है, हो सकता है कि शादी होने के बाद वो जुआरी भी और प्रमोट कर जाए, जुआरी बन जाए। तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो एसोसिएटेड उसकी वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, अब सोचिए उनके मेंटल हेल्थ पे, उनका जो सोशल हेल्थ है पब्लिक, तो वो उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो एक प्रॉब्लम से देखिए कैसे ये दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। थोड़ा सा भी लचीलापन नहीं देना चाहिए वहां पर। आपको उस अपने बेटे को सही करने के लिए किसी साइकेट्रिक या किसी मतलब काउंसलर की हेल्प चाहिए थी, तो आपने बहुत सही रास्ता अपनाया कि भाई हम शादी कर देते हैं, ये सुधर जाएगा, शॉर्टकट। और ये शादी करना कोई सुधारात्मक, कोई भी लड़की आपके बेटे को सुधारने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आपके घर बहू बन के नहीं आती है। बात है। ठीक है, तो ये जब आप एक सिंपल सी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन जो बेटा जो आपसे नहीं सुधरा तो 4 दिन पहले आई बहू से क्या सुधरेगा। सही बात है ना, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। हाँ। जिसमें कि कैसे लड़कियां इस तरह से टॉर्चर हो रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पी रहा है फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करेगा, है ना। जो सिगरेट पी रहा है, मतलब ये जो भाई टोबैको, मतलब ये इस तरह के किसी भी लत में जो व्यक्ति लग जाएगा, तो जब इस तरह के लत में लगेगा तो आगे और किस लत में लगेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति से आप अपेक्षा कीजिए कि वो परिवार चला लेगा, पत्नी को संभाल लेगा, बच्चों को संभाल लेगा, वो किसी को नहीं संभालेगा। और जो उसके साथ एसोसिएटेड है उनकी जिंदगी अलग धरने पे मानसिक टॉर्चर के रूप में बीतेगी। बिल्कुल मैम, बहुत सही बात करी आपने। तो ये जैसे हम बात करें लचीलापन, जैसे अभी हमने बात करी ना कि लचीलापन नहीं होना चाहिए कि चलो यहाँ कर लीजिए, यहाँ स्मोक कर लो, वहां गुटखा खा लो, यहाँ मत खाओ, वहां मत खाओ। इट शुड बी नो मीन्स नो, है ना। yes, yes. तो हमें टोबैको फ्री भारत, हमें हमारा जो उद्देश्य है वो है टोबैको फ्री भारत। और इसी में टोबैको फ्री भारत का जो आखिरी जो प्रावधान है वो है कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन एडवर्टीजमेंट्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। जो इसका विज्ञापन है, क्योंकि इतने स्टाइल से वो दिखाते हैं, हीरो दिखाते हैं, कोई छर्रे उड़ा रहा है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, तो वो क्या होता है हमारे यूथ को, बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो इसका बैन होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से टोबैको एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कि ये सोशल एक्सेप्टेंस ना हो पाए। जैसे अभी मैम ने बात करी कि कहीं पे, जैसे कई जगह पे ऐसा होता है कि अलाउ कर देते, चलो इतना अलाउ कर देते हैं, वो होना ही चाहिए। क्योंकि आप एक जगह पे अगर सोशल एक्सेप्टेंस दे दोगे टोबैको यूज का, या जैसे मैम ने और बात करी और अन्य तरह के जो मादक पदार्थ हुए, तो उससे क्या होता है जो वो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है हमारा, उसको ये मालूम पड़ता है कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, ये कहीं जगह पे मैं एक्सेप्टेड, कहीं जगह पे ये तो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, कहीं पर ये नॉन एक्सेप्टेड बिहेवियर है। पर हो क्या रहा है अंत में, तो हमारा जो क्लाइंट है वही है ना जो बीमार पड़ रहा है। हाँ, वही चीज जी, है ना। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये एक्सेप्टेड है या नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। हमें ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज आपके लिए हानिकारक है तो वो आपके लिए हर जगह, हर सिचुएशन में हानिकारक है। बिल्कुल। जैसे कि अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा, तो जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो गई, तो वो उस चीज से अगर बाहर निकलना चाहे, तो अब वहां पे क्या होगा कि उस लड़की पे ये एक देखिए कितना हमारे सामाजिक जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है जी। तो अब उस पे वो ऐसा दिखाया जाएगा कि अरे संस्कार की, अच्छी संस्कार की नहीं है, ये अलग होने की बात कर रही है, जबकि रियलिटी तो ये है कि तो भाई उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हो गया जी। तो अगर वो बाहर निकलना चाहिए तो कहाँ से मतलब संस्कारहीन हो गई, है ना। और ऐसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जी, भाई आपने अपने बेटे को तो संस्कार ही नहीं दिया, आप दूसरे के बेटे का संस्कार चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं भाई। हाँ, अगर आप ही इतना संस्कार दिए तो आपका बेटा शराबी, जुआरी और टोबैको इस तरह की लत में नहीं पड़ा होता, है ना। तो भाई वो महिला अगर बाहर निकलना चाह रही तो निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, और उसको निकलना ही चाहिए। बिल्कुल मैम। तो इसी पे हम अपना आज का रेडियो टॉक समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ हमारे सब लिसनर्स और हमारे स्टूडेंट्स को इससे अच्छा ज्ञान मिला होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा ये आज का सेशन। धन्यवाद।